हेलो बच्चों। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक आभार और अभिनंदन। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया चैप्टर नंबर 4 को। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 जो था उसके अंदर हमने एल्केन श्रेणी को डिस्कशन किया था। बड़ा ही विस्तार से मैंने आपको उसको समझाने का प्रयास किया था और हर एक चीज को, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को आपके सामने रखा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में देखी। आपको एथेन की संरचना मैंने बताई, आपको मेथेन की मैंने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताई, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वो वाला सेशन आपको बहुत शानदार लगा होगा। ठीक है, बड़ा ही इंजॉय किया होगा। तो आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए, उसी चैप्टर को हम आगे प्रोसीड करते हुए, उसे आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो आगे जो श्रेणी जो है जिसका नाम है एल्किन श्रेणी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, पिछले वाले चैप्टर के अंदर आपको कुछ एक चीजें बतानी पड़ी, मुझे कार्बन की संख्या बतानी पड़ी, आपको कितने नंबर कार्बन को क्या क्या कहा जाता है वो चीज बताना पड़ा। तो थोड़ा सा वो वीडियो जो है उसको मेरे को टाइम देना पड़ा। आज मैं एल्किन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी में ज्यादा इतना टाइम नहीं दूंगा, बस थोड़ा सा उसके बारे में जो भी चीजें हैं उनको बता कर के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको जो चीजें थी, मेन चीज थी, वो मैं बता चुका हूं, उस पर ज्यादा आपने को काम नहीं करना है। ठीक है, तो जो चीज अब आपके लिए है वो चीज अपन देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम दूसरे हाइड्रोकार्बन श्रेणी की जिसका नाम है एल्किन श्रेणी। ठीक है, एल्किन, एल्किन श्रेणी। अब आप ये बोलोगे कि सर एल्किन श्रेणी में क्या होता है। देखिए बेटा, एल्किन श्रेणी के अंदर ध्यान रखें, एल्किन श्रेणी के अंदर क्या होगा, ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। सबसे पहली मेन बात तो ये याद रखनी है, एल्केन असंतृप्त थी और ये कैसे हाइड्रोकार्बन यौगिक है, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रो हाइड्रोकार्बन। तो याद रखें, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में आता है। ठीक है, मेन बात तो ये याद रखनी है। उसके बाद में एल्किन श्रेणी के अंदर क्या होगा, ध्यान रखें, एल्किन श्रेणी जो होती है इसके अंदर जो याद रखें, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध, द्विबंध जिसको बोलते हो डबल बॉन्ड। तो याद रखें, इस श्रेणी के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध पाया जाएगा, द्विबंध पाया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखें, इस श्रेणी का जो फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है वो क्या है, वो याद रखें, इस श्रेणी का सूत्र है CnH2n। यानी कि कार्बन की संख्या का दुगुना करते ही हाइड्रोजन आ जाएगा। वहां तो हम दो जोड़ रहे थे, यहां जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा दुगुना कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसका अनुलगन क्या लगता है। अनुलगन देख लेते हैं। अनुलगन, अनु का मतलब वही है पीछे। ठीक है, अनुलगन इस श्रेणी में कार्बन के पीछे, कार्बन की संख्या के पीछे क्या जुड़ता है, वो है इन। वो क्या है, इन है, इन जुड़ता है। जैसे मैथ के आगे जुड़ेगा इन तो क्या बन जाएगा, मैथीन। ठीक है, सॉरी मैथीन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कार्बन दो चाहिए, दो कार्बन चाहिए, और दो कार्बन चाहिएंगे तभी जाकर के ये श्रेणी बनेगी। तो इसका पहला सदस्य है, मैं बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एक नंबर में प्रश्न पूछ लेता है कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है। प्रथम सदस्य शुरू कहां से होती है ये, ठीक है, शुरू होती है ये कहां से, ये होती है एथेन से, सॉरी एथीन से। मेथीन नहीं होता, एथीन, क्योंकि एथ में ही दो कार्बन होते हैं और दो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। इसका मतलब ये श्रेणी शुरू होती है एथ वाले से, क्योंकि एथ में दो कार्बन है, मेथ में तो एक ही कार्बन है, तो डबल बॉन्ड लगाएं कहां। ठीक है, तो ध्यान रखें, इस श्रेणी में पहला सदस्य है एथीन। एथीन से बाद में प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऐसे आगे चलता है। मैथीन नहीं होता इसमें। आगे देखिए, इस श्रेणी के सदस्यों की अगर बात करें तो ध्यान रखें, आप बता सकते हो, सारे के सारे नाम बता सकते हो। अब अगर लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखें, एथीन है, और उसके बाद में क्या लिख दें, एथीन के बाद में क्या लिख दें, यहां पर लिख देंगे एथीन के बाद में प्रोपीन। प्रोपीन दिख रहा है ना सभी को, प्रोपीन। उसके बाद में ब्यूट के आगे इन लगेगी तो ब्यूटीन, पेंट के आगे लगेगी तो पेंटीन। ठीक है, इस तरीके से। 6 नंबर वाले को हेक्स बोलते हैं तो हेक्सिन, और 7 वाले को क्या बोलते हैं, हेप्टिन। हेप्ट है तो हेप्टिन, ऑक्ट है तो ऑक्टीन। इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात, ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है,
दोबारा बता देता हूं, एल्किन श्रेणी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है। इस श्रेणी का जो सूत्र है CnH2n होता है, n वही है कार्बन की संख्या। ठीक है, इस श्रेणी में अनुलग्न जो है, जो उन कार्बन संख्या के पीछे जो लगता है उसका नाम है ईन, और उसी प्रकार से इसका पहला सदस्य शुरू होता है एथीन से। एथीन के आगे वाले सारे इस श्रेणी के सदस्य हैं, क्योंकि इसके अंदर मैथ इसलिए इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि मैथ में केवल एक कार्बन परमाणु है, और इस श्रेणी में दो कार्बन परमाणु होंगे तभी उनके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा और तभी ये स्टार्ट होगी। इसका मतलब मैथ से ये शुरू नहीं होता है, मैथीन नहीं होती है। ठीक है, इस श्रेणी का मैथीन सदस्य नहीं है बल्कि एथीन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम यहां पर बात करें तो अब आपके सामने मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे बात करें यहां पर पहली स्ट्रक्चर जो है वो अपन बनाए, कौन सी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि सर ब्यूटीन पेंटीन सॉरी ब्यूटीन बना के दिखाओ। ब्यूटीन, आपके नाम सामने नाम दे दिया ब्यूटीन, आपके सामने क्या नाम दिया, ब्यूटीन। और अब आप ब्यूटीन की आपसे पूछ ले संरचना बनाओ, इसका सूत्र बनाओ, तो ये वाली चीजें हैं। ये बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान रखें, वही चीज है, सूत्र बनाना हो तो आपको वो चीज लगानी पड़ेगी, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला नहीं लगाओ तो मेरे को मैं आपको बता देता हूं, पहले तो फॉर्मूले से समझा देता हूं। CnH2n प्लस का 2, ठीक है ना, यही चीज बताई थी। एन का मतलब वही कार्बन की संख्या है। तो आप सबसे पहले तो ये बताओ कि कार्बन इसमें कितने हैं। तो आप बताओगे कि सर अगर आपने ब्यूट लिया है तो ब्यूट में कार्बन कितने होते हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है, 4, एन बराबर 4 है। तो जहां एन दिख रहा है वहां 4 लिख दीजिए। देखिए यहां से लिख देते हैं, सी एन की जगह 4, एच 2 इंटू फिर एन की जगह 4 और प्लस का 2 लिख दिया आप। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहां से हम इसको हल कर देंगे। ठीक है, चलिए सी का 4, एच का कितना हो जाएगा, 4 दुआ 8 और 2 10, ये इसका हो गया अणुसूत्र। यही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, अरे सॉरी 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 सॉरी, वहां सही लिखा है, यहां गलत लिख दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान गए मान गए मान गए, ये लो। ठीक है, अब यहां से ऐसे कर देंगे, 8 हो जाएगा, दो नहीं जोड़ेंगे, वो तो एल्केन श्रेणी होती है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया C4H8, C4H8, ये ब्यूटेन हो गया। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये। अब इसकी संरचना बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई हार्ड काम नहीं है, वो पहले आपको बताई हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। इसकी संरचना अगर बनाए तो सबसे पहले संरचना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कार्बन लिखेंगे कि कितने कार्बन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि कार्बन की संख्या लिख दीजिए। देखिए ब्यूट में कितने कार्बन है, ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 हो गया। अब कहीं भी इस श्रेणी में कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए, कहीं भी एक जगह लगा दीजिए डबल बॉन्ड। ठीक है, आईयूपीसी नामकरण करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हम देखते हैं, उसको चेक करते हैं कि किस आधार पर इसको डबल बॉन्ड कहां पर लगाना है, कौन से नंबर कार्बन पे लगाना है, वो बात अलग है। अगर हम सीधा बना रहे हैं तो आप कहीं भी एक जगह क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। जैसे मैंने यहां पर लगाया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये श्रेणी कौन सी में चली गई, एल्केन में चली, सॉरी एल्कीन में चली गई। ठीक है, अब वही बात है, कार्बन की संयोजकता को क्या कर दो, पूरा कर दो। जैसे ये कार्बन है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, ये सभी तो जुड़ेंगे तो सही, पर कहीं ना कहीं एक जगह आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। बाकियों के बीच में आप सिंगल बॉन्ड लगा सकते हो, पर कहीं एक जगह आपको डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, तभी ये श्रेणी इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, तो याद रखें, क्लियर हो गई बात। कहीं एक डबल बॉन्ड आते ही आप मान लेना कौन सी श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी है। अब इसकी संयोजकता वही बात, कार्बन की संख्या लिखी 4, उसके बाद में कहीं एक डबल बॉन्ड लगाया, फिर इसकी संयोजकता पूरी कर दो, वही बात है 4। एक इस कार्बन की देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, अब आप बोलोगे सर नीचे लगा दिए, ऊपर नहीं लगा सकते, ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 ये 4, 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो जहां जहां दिख रहा था संयोजकता लगानी थी, वहां वहां पर मैंने यहां पर क्या लगा दी, संयोजकता लगा दी। इसकी संयोजकता, हर एक कार्बन परमाणु की संयोजकता को हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया, संतुष्ट कर दिया। अब फ्री जो संयोजकता है, जो भी बची हुई संयोजकता है, कार्बन कार्बन के बीच में मत घुसाड़ देना या बीच में मत लगा देना कहीं। जहां जहां मुक्त संयोजकता है, फ्री संयोजकता है, वहां पर आप क्या जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन यौगिक है, यहां पर कोई विषम परमाणु नहीं आ रहा है, इसलिए हम हाइड्रोजन ही जोड़ेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक मानकर। ठीक है, चलिए अब यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये फ्री है, यहां फ्री है, हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहां फ्री है, यहां फ्री है, और यहां फ्री है, और यहां, यहां और यहां,
जितनी भी फ्री संयोजकता थी उन सभी पे मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, और हाइड्रोजन जोड़ करके मैंने इसकी संयोजकता को पूरा कर दिया। इस प्रकार से आपके सामने ये संरचना, विस्तृत संरचना आपके सामने आ चुकी है। ठीक है। अब ये बोलोगे कि सर ये ठीक है बात है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा दिख रहा है क्या ये कलर? दिख रहा है? दिख तो रहा है। चलो कोई बात नहीं, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, हो सकता है कई बार दिखे नहीं। ये रहता हूं। ठीक है, हो गया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि सर इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? तो आप बताओगे सर 3 हाइड्रोजन है, तो इसको लिखा CH3। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है। इस कार्बन के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा बंध है? द्विबंध, तो मैंने लगाया द्विबंध। यहां लिखा मैंने C, और इसके साथ H हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है। इसके बाद में सिंगल बॉन्ड है, और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप। देखिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसी को मैंने कन्वर्ट किया। अब इसको अगर और शॉर्ट लिखना, अणुसूत्र में ही लिखना चाहो, तब आप क्या कर सकते हो? यहां पर देख लीजिए, सी कितने हैं? कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो मैंने लिखा C4। एच कितने हैं? 3 4 5, 5 और 3 8, तो ये लिखे CH। ये अणुसूत्र हो गया। ये क्या हो गया? इसका अणुसूत्र। ये इसका अणुसूत्र हो गया। देखिए कहां दिक्कत आ रही है। एक बोर्ड में, एक स्लाइड में आपको मैंने सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। ये एल्केन श्रेणी है, यहां समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहां ऐसी कोई बात नहीं है जो दिक्कत करे आपको, जो आपको समझ में नहीं आई, या ऐसा कोई है ही नहीं कुछ ही, है ना? कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट को मैं एकदम इजी तरीके से आपको बता रहा हूं। तो दिक्कत तो आ ही नहीं रही ना आपके पास। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है हमारे ना पढ़ने पर। हम नहीं पढ़ेंगे तो भाई साहब दिक्कत ही दिक्कत है। मैं किताब की लैंग्वेज तो बिल्कुल ही नहीं लिख पा रहा, आपको टच भी नहीं कर रहा, छू भी नहीं रहा किताब की लैंग्वेज को। तो मैं वो चीज करवा रहा हूं जो चीज आपके इजी वे में याद हो जाए, और उतना ही करवा रहा हूं जितना आपके लिए सफिशियंट है। ज्यादा तो मैं भसड़ मचा ही नहीं रहा यहां पर, है ना? कचरा थोड़ी कर रहे हैं अपन, नहीं कर रहे ना। आराम से पढ़ा रहे हैं, आराम से हर एक चीज को क्लियर करवा रहा हूं। मैं यही चीज देख रहा हूं कि आप बच्चे जो हो उनका लेवल कहां पर है। बेटा, माँ बाप पैसे कमाते हैं, आपकी स्टडी पर पैसे लगाते हैं, इसका मतलब आप जान सकते हो, बहुत मेहनत से वो पैसे कमाते हैं। और वो पैसे की एक एक रुपया क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो आप अब नहीं समझ रहे। पर जिस दिन आपको कमाना पड़ेगा, जब आप अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करोगे और आप जॉब करोगे कोई भी, तब आपको उस पैसे की वैल्यू पता चलेगी। जो पैसा आज आप एकदम ऐसे मान के चलते हो कि यार कुछ नहीं है, पढ़ लेंगे, आगे एग्जाम के पास पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उस पैसे की कीमत आप जब कमाओगे, जिस दिन कमाओगे उस दिन पता चलेगी। तो थोड़ा सा अपने आप को ये सोचिए कि ये एक एक पैसा जो आपकी स्टडी पर अपने आपके माता पिता लगा रहे हैं, उनकी क्या वैल्यूज है। जिस दिन आपको वो वैल्यूज समझ में आ जाएगी, आप उन चीजों को आराम से इजी वे में करने लग जाओगे। आप पढ़ोगे भी, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा। और जब तक आप ये सोचते रहोगे कि कोई बात नहीं है, कल पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जाम के पास पढ़ेंगे, तब तो देखो बेटा कुछ भी नहीं हो सकता। एग्जाम आ जाएंगे, मार्च में एग्जाम है? मार्च में एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा? रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में आप अपनी मार्कशीट देखोगे, वहां पर 50% की मार्कशीट, 45% की मार्कशीट देख के आप सेटिस्फाइड कर पाओगे अपने आप को? आप अपने माता पिता को ये बोल पाओगे कि मेरे इतने परसेंटेज बने? नहीं बोल पाओगे। बहुत मुश्किल काम होता है। कुछ एक बच्चे बच्चे ये सोचते हैं एग्जाम होने के बाद में, ठीक है, उनको फिर ऐसे फील होता है कि यार काश अगर हम पहले पढ़ लेते तो आज हमारे भी अच्छे नंबर आते। होता है ऐसा। पर हम मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि एग्जाम में नंबर आ जाए। देखो बेटा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ना ऐसा कभी होता है कि आप स्टडी ना करो और आपके नंबर ऐसे ही आ जाए। पॉसिबल नहीं है। हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तभी नंबर आएंगे। अब मैं यहां पर कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, कुछ भी करवा दूं आपको, कितना भी बेटर पढ़ा दूं, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक आप खुद पढ़ना नहीं चाहोगे, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा,
आप सेल्फ मोटिवेट होकर के इस चीज पर फोकस नहीं करोगे, तब तक आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बढ़ा सकती है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, सबसे पहले हमें मेंटली तैयार होना पड़ता है। मानसिक रूप से तैयार होंगे हम, तभी हमें पता चलेगा, तभी हम सीख पाएंगे। आपका दिमाग कहीं और है, फिजिकली आप इस क्लास के सामने बैठे हो, है दिमाग कहीं और चल रहा है, तो कहां से समझ में आएगा। आपकी ज्ञानेंद्रियों को एकदम फोकस कीजिए स्टडी पर। मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरे एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, तब जाके आपको लगेगा कि यार वास्तव में साइंस भी कुछ चीज है। ठीक है ना। यहाँ पर फालतू बातें करने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ना मैं फालतू बात करता हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ मकसद यही रहता है कि आपका एक एक पॉइंट, एक एक टाइम जो है, एक एक सेकंड जो है, आपके लिए कितनी वैल्यू रखता है। इसलिए मैं क्लास में सिर्फ ओनली पढ़ाने का काम करता हूँ। कहीं कहीं पर आपको मोटिवेशन दे देता हूँ, क्योंकि ये जरूरी भी है। बगैर मोटिवेशन आप फिर हताश हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता कि हमें क्या करना होता है। बाकी और कोई चीजों के लिए मतलब नहीं है मुझे, मुझे सिर्फ ये मतलब है कि आप मेरे स्टूडेंट हो और आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो। बस मेरा मेन पर्पज यही है। मैं आपसे एक पैसा नहीं मांग रहा हूँ कि आप मेरे को एक पैसा दो, इतने पैसे दो, उसके बाद में मैं आपको लाइव क्लास दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आप अगर कोर्स परचेज कर चुके हो 250 रुपये में, ठीक है, जो ऑफर चल रहा है उसके अंदर आपने कोर्स को परचेज कर लिया है, तो आपको पैसा देने की बाद में जरूरत ही नहीं है। इवन मान लीजिए आप 250 रुपये में आपने कोर्स को परचेज कर लिया, ठीक है, आपको लगे कि यार ये 6 सब्जेक्ट है, उनमें से 2 सब्जेक्ट कम समझ में आ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट कम समझ में आ रहे हैं, बाकी 2-3 सब्जेक्ट हमें समझ में आ रहे हैं, तो बेटा निराश होने की जरूरत नहीं होती है उस टाइम। क्योंकि आप उन 1-2 सब्जेक्ट में भी अपना जो पैसा है उनका हक ले लेते हो। क्योंकि 250 रुपये क्या होता है, आजकल कोचिंग वाले ले रहे हैं 700-600 रुपये। समझते हो ना। रिग्रेट फील नहीं करना है। अगर आपको फिर भी लगता है कि सर यहाँ पर हमें इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े हो एक उम्मीद के साथ, जब आप हमसे जुड़े हो इसका मतलब हमारा पूरा दायित्व है कि हम आपका ध्यान रखें, आपके हर एक जो भी सस्पेंस है उस पर काम करें। क्योंकि हमारी ताकत, ये ना तो ये प्लेटफॉर्म है, कुछ भी नहीं है। ये प्लेटफॉर्म तभी पावरफुल हो सकता है जब आप पावरफुल हो, जब आप लोगों का साथ होगा। समझ में आ रही है। आपके अलावा ना तो कोई टीचर बड़ा है, ना ही कोई प्लेटफॉर्म बड़ा है। क्योंकि जब तक आपकी ताकत होगी तब तक सब कुछ बड़ा है। ठीक है। तो बच्चा ही सब कुछ होता है, मैं ये मानता हूँ। मेरा जितना मेरा स्टडी का, पढ़ाने का, टीचिंग का जो करियर रहा है, उसमें मैंने सिर्फ यही माना है, अपने आप को, खुद को एक स्टूडेंट की भूमिका में रखा है। क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं टीचर बनकर अगर आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको वो चीजें नहीं सिखा पाऊंगा जो चीज सिखानी चाहिए। इसलिए मैं अपने आप को खुद एक स्टूडेंट, साइंस का एक स्टूडेंट ही मानता हूं। क्योंकि जब तक मैं स्टूडेंट बनकर रहूंगा, आपको मैं टीच करवाता रहूंगा स्टूडेंट बनकर के, तब तक मैं आपकी फीलिंग्स को समझ पाऊंगा कि आपके मन में क्या है, आप किस तरीके से समझ पाते हो, किस कंटेंट को किस तरीके से पढ़ाऊं मैं आपको कि जिससे आप समझ पाओ। इसलिए मैं अपने आप को टीचर कभी मानता ही नहीं हूं। मैं सिर्फ ओनली ये मानता हूं कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं और मैं आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अपने, आप मेरे छोटे भाई बहन हो सकते हो, ठीक है, इवन आप मेरे छोटे भाई बहन हो, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ना कि मैं एक टीचर की हैसियत से पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए, अपने आप को समझाइए कि हमें स्टडी करनी है। क्लियर है बात सभी को। ठीक है। यहां पर कोई भाषणबाजी वाला वो काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद को आपके साथ जोड़ करके एक फैमिली का मेंबर समझता हूँ। एक परिवार के हम सदस्य हैं। और एक परिवार के सदस्य जब होते हैं, जब एक फैमिली होती है, तो उसके अंदर हर एक दुख को, सुख को आपस में साझा किया जाता है। मैं जानता हूं कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको स्टडी को लेकर के कुछ एक समस्या आ सकती है, ठीक है, तो उसके लिए मैं खड़ा हूं। आपके इस साइंस के सब्जेक्ट के लिए मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। आपका हाथ पकड़ के मैं आपको साथ लेकर चलने का प्रयास करता हूं। क्योंकि हम एक परिवार के सदस्य हैं। और वो कहते हैं ना कि दुख, दर्द, सुख जो भी है, वो परिवार के सदस्य ही समझ सकते हैं। बाहर का व्यक्ति कोई नहीं बोलेगा कि आपको क्या समझ आया, आप किस चीज में पिछड़ रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। क्लियर है बात सभी को। तो आप ये मान के चलिए कि आप सारे मेरे छोटे भाई बहन हो,
मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी फोबिया बैठा हुआ है, उसको निकालने का प्रयास कर रहा हूँ और हर एक चीज को एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझाने का मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे अंदर भी कुछ कमियां हो, मैं आपको कई चीजें क्लियरली नहीं समझा पाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पर फिर भी हो सकता है कुछ कमियां रह जाए, क्योंकि आदमी परिपूर्ण नहीं होता है। अब कई बार ये होता है कि मैं बोल कुछ जाता हूँ, है ना, लिखा कुछ जाता है, हो सकता है, ह्यूमन बीइंग है, अपन ह्यूमन है, ऑब्वियसली गलती होना पॉसिबल है। अपने आप में सफिशिएंट कुछ नहीं होता, गलतियां हो सकती है, आदमी इंसान से गलतियां होती हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उन चीजों को बाद में कर लेंगे। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने बोला कुछ था, लिखा कुछ और है, तो हम उसको सही कर देंगे, क्या दिक्कत है। समझ आ रही है ना बात? कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें। या टीचर को ये बोलता है कि मैं ही बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं ये मानता हूं कि बहुत सारी चीजें जो है वो बच्चों से टीचर को सीखने को मिलती है, अगर वो बच्चे वास्तव में पढ़ने वाले हो तो। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेंगे भाई साहब, क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन पूछेंगे, उनका जवाब देना पड़ेगा। और जवाब कब दिया जा सकता है? जब टीचर पूरा प्रिपेयर होकर के आए, क्लास में जब एंट्री करे, तो बच्चा जब क्वेश्चन पूछने लग जाता है ना क्लास में टीचर से, तो भाई साहब टीचर क्लास में अंदर जाने से पहले, एंट्री करने से पहले सोचेगा 2 बार कि यार मैं सफिशिएंट हूं कि नहीं हूं पढ़ाने में, मैं पूरा अपने आप में कॉन्फिडेंट तो हूं क्या कि मैं पढ़ा सकता हूं। ठीक है, समझ आ रही है बात सभी को? तो ये वाली चीज होगी, इसलिए आप अपने टीचर्स को खुद ये एक प्लेटफॉर्म दीजिए, उनको भी आप थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए अपने क्वेश्चनों के द्वारा, कि वो भी घर से तैयारी करके आए, पढ़ के आए। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, टीचर का थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है, जो आपके माइंड ऑफ जो है प्रेजेंस है, जो भी आप वहां पर बैठे हो उस कंडीशन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड में, तो आप उस टीचर को क्या कीजिए, पूछिए, बार बार क्वेश्चन पूछिए उनसे। हो सकता है कि वो कई बार टीचर्स के मन की निकल जाती है, वो आपको बताना चाहता है पर वो स्लिप हो जाती है, वो बता नहीं पाता है, और आपके मन में वो डाउट रह जाता है। तो आप उन चीजों को टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए, फिर वो आप जो भी अपना जो ज्ञान है वो आपको दे पाएगा। अगर फिर भी कुछ कमियां हैं तो वो घर से सीखेगा उन चीजों को, और फिर आपको आराम से समझाएगा। तो स्टूडेंट एक ऐसी पावर है जो टीचर को भी क्या करता है, आगे प्रोसीड करने में हेल्प करता है, बहुत कुछ सिखा देता है। ठीक है, तो आपको नीरस बच्चे नहीं बनना है, आपको एक्साइटेड बच्चे बनना है, उत्साहित बच्चे बनना है। क्लासरूम में आप एंजॉय करना अपने टीचर्स के, जो भी क्लासरूम में आप ऑफलाइन पढ़ते हो स्कूल के अंदर, तो उसमें आप एंजॉय कीजिए, मेरा मानना यही है। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? चलिए बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं अपन आगे। देखिए बच्चों, यहां से हमने देखा एल्किन श्रेणी, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और बता दूं। चलिए एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको। एक नाम देखते हैं अपन, जैसे मान लो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपीन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं प्रोपीन, उसके बाद में एथीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, एथीन की भी पूछ लेता है, एथीन की देखेंगे अपन। प्रोपीन, इसकी संरचना बनानी है आपको, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रोपीन में क्या क्या जुड़ा हुआ है। देखिए बेटा, प्रोपीन में एक तो प्रोप जुड़ा हुआ है जो 3 नंबर कार्बन है, और एक जुड़ा हुआ है इन, और इन दोनों से मिलकर बना हुआ है प्रोपीन। ये चीज तो आप सभी को पता है ना, अब तक तो पता चल गया होगा ये चीजें। इसके अंदर याद रखें, सबसे पहले इसकी संरचना बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? संरचना। अणुसूत्र बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संरचना में सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रोपीन में कितने कार्बन, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, कितने नंबर कार्बन है ये? प्रोप 3 नंबर कार्बन है। कितने नंबर कार्बन है? 3 नंबर। तो मैं लिख दूंगा सबसे पहले यहां पर 3 नंबर, 3 कार्बन लिख दूंगा। देखिए 1 2 3, कहीं एक पर डबल बॉन्ड लगा दूंगा, जैसे यहां डबल बॉन्ड लगाया। अब क्या करेंगे, इसकी संयोजकता को पूरी करेंगे, हर एक कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे, 4 करेंगे। देखिए 2 ये हो गई, 3 4, 2 ये हो गई, 3 ये 4, इनके बीच में तो लगेगा ही। ठीक है, 1 2 3 4 पूरी हो गई। फ्री संयोजकता पर हम क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां और यहां। तो हमने कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए? जो भी फ्री संयोजकता थी उस पर क्या जोड़ दिया हमने? हाइड्रोजन जोड़ दिए।
अब आप भी बोलोगे कि इसका सर शॉर्ट फॉर्म लिख के दिखाओ, ठीक है शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। यहां से शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, दो जुड़े हुए हैं, तो देखिए लिख दो CH2, फिर आगे डबल बॉन्ड है, ये रहा। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो आप लिख दो CH, फिर सिंगल बॉन्ड है आगे, और इस पे कितने हाइड्रोजन है, CH3। ये इसका हो गया शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त संरचना। ठीक है, देखो कहां है दिक्कत, नहीं है दिक्कत कहीं नहीं है, बस हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। अब देखिए, अब बात करोगे कि सर इसका अणुसूत्र भी बता दीजिए, ठीक है अणुसूत्र भी चेक कर लो। इसका जो अणुसूत्र जो है प्रोपीन का, वो मैंने आपको बताया, या तो आप क्या करो फॉर्मूले से करो, फॉर्मूला भी बता देता हूं, ठीक है। CnH2n, ये फॉर्मूला था। अब हम बात कर रहे हैं एन का वैल्यू कितना है, कितने नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है। मैथ एथ प्रोप 3 नंबर, तो सी की जगह एन की जगह 3 लिख दो, ठीक है। 2 का 2 गुणा में एन की जगह 3, तो ये निकल के आ जाएगा C3, 3 दूआ 6 H6। ये लो, ये हो गया इसका अणुसूत्र। क्लियर है ना बात सभी को, ये चीज हो गई। अब आप सीधा बोलोगे कि सर आप डायरेक्ट बता के दिखाओ, तो आप याद रखें कि सबसे पहले तो याद रखो प्रोप है, कितने नंबर कार्बन है सर 3 नंबर, तो कार्बन हो गया 3 नंबर। हाइड्रोजन लगाना है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है तो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, तो इसका दुगुना कर दो, 3 दूना 6, 3 दूआ 6, ये हो गया C3H6। तो मैंने आपको फॉर्मूले से भी बता दिया, वैसे भी बता दिया, तो आप इस चीज को, मैं समझता हूं कि आप इस चीज को क्लियर कर चुके होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, ठीक आ रही है, क्लियर होगी जो बात सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं एथीन की संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन, एथीन, और कौन सी संरचना है ये, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए कि हम क्या करेंगे, हमें यह पता होना चाहिए ये एथीन है क्या चीज। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये बना किससे हुआ है, कि सर आप बोलोगे कि सर ये एथ से बना हुआ है, और प्लस में इसके साथ जुड़ी हुई है इन, प्लस में क्या जुड़ी हुई है इन। इन देखते ही हमें पता चल गया कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो याद रखें। तो अब हम क्या करेंगे इसका बढ़ाएंगे, तो कार्बन लिखा हमने, 2 कार्बन है एथ में, दो एथ में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन लिखा हमने। पता है हमें कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आता है, यानी कि 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये 2 इसके हैं, ये 2 इसके हैं, ठीक है। 2 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 और ये 4, इसके भी 3 और ये 4 हो गए पूरे। अब एक बात देख लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इसके हैं, 4 इसके हैं। एथीन में क्या होता है कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 तो इलेक्ट्रॉन के बीच में आ गए, एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 इधर और ये 4, प्रत्येक के 4 4 इलेक्ट्रॉन, 4 संयोजकता होती है इसकी, 4 4 इलेक्ट्रॉन है। दो तो इन्होंने क्या किया, 2 2 2 2 का कंट्रीब्यूशन करके इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया, बाकी जो फ्री है उन पे इन्होंने जोड़ा हाइड्रोजन। क्या जोड़ा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एकमात्र, हाइड्रोजन जो है, सॉरी, हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो साझेदारी कर लेगा। कैसे करेगा, ध्यान से सुनिए, यहां से एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक इधर देगा, एक इस वाले को देगा, एक हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन इस वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन। जैसे यहां पर हाइड्रोजन जोड़ा हमने, यहां भी हमने हाइड्रोजन जोड़ा, यहां भी हमने हाइड्रोजन जोड़ा, और यहां भी हमने क्या जोड़ा, हाइड्रोजन जोड़ा, जोड़ दिया ना सभी पर। अब देखिए यहां पर जोड़ने के बाद में वही बात है कि जिसके साथ साझा हो गया वो उसका भी हक है, जिसके साथ साझा हो गया वो उसका भी हक है। इसका मतलब साफ है कि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है, देखिए ये वाला कलर लेते हैं रेड वाला,
ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके भी हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये इसके भी हैं। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये भी इसके हैं। और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी इसके हैं। तो हाइड्रोजन अपने प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, उन पर अधिकार कर लिया कि भाई साहब ये आपके साथ हमने साझा किया है, इसका मतलब ये हमारे भी हैं। ठीक है, अब कार्बन भी अपना हक जताएगा। ये बोलेगा कि सर अगर आपका ये है ना तो हम भी किसी से कम नहीं है। इस कार्बन वाले को बोलेगा कि तेरे साथ मैंने दो दो का कंट्रीब्यूशन किया, चारों मेरे भी हैं। इनको बोला कि आपके साथ एक एक का किया, ये भी मेरे ही हैं चारों। इसका मतलब इस वाले हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के अंदर ये वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले ये इस कार्बन के भी हैं। ये क्या है, इस कार्बन के भी है आठों। तो अष्टक पूरा हो गया, चार ये चार वो आठ। इधर वाले के अंदर बात करें तो सर इधर वाले में भी इसने बोला कि ये मेरे पास भी है सिस्टम ऐसा जो आप बोल रहे हो ना, ये सिस्टम मैं भी रख सकता हूं। कैसे कि सर ये वाले जो आप बता रहे हो ये मेरे भी हैं, ऑब्वियसली है। और ये वाले जो हैं ये भी मेरे ही हैं। अब देखिए बात समझ में आई सभी को। तो अब देखिए प्रत्येक कार्बन के पास, प्रत्येक जो कार्बन परमाणु है उसका अष्टक पूरा हो चुका है और हाइड्रोजन भी अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर चुका है हीलियम के जैसा। अब देख लीजिए आप सभी ध्यान से, हो गया ना सारा सिस्टम सेट। और ये बोला वो सर चोर्स कैसे बना दिया, है ना, बोल देगा कोई ना कोई। चलो ध्यान दीजिए, सुंदर लगे ना थोड़ा सा। देखो ये कार्बन लिखा हमने, यहां से हमने ग्रीन पेन यूज किया, इसको ऐसे दिया, ठीक है, और यहां से येलो वाले में हमने इसकी बाउंड्री बनाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, एथीन की भी संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने बना दी। अब आप बोलोगे कि सर वैसे बना के दिखाओ, तो ये कैसे बनेगा, इधर कार्बन है और इधर इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इधर भी कार्बन है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, एक बंद यहां बना, एक यहां बना, एक यहां बना और एक यहां बना, और प्रत्येक पे क्या जुड़ा हुआ है, फ्री वाले पर हाइड्रोजन। तो यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। ठीक है, ये बन गया। अब इसका अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहो तो शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे कि सर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो है ही है, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसके साथ भी कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। ये देखो शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप बन गया इसका। अब सर इसका अणुसूत्र क्या है, तो अणुसूत्र लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अणुसूत्र के लिए इसमें देख लो कितने हाइड्रोजन है, इसमें सॉरी कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, दो और दो चार, इसका मतलब C2H4। ये इसका क्या है, अणुसूत्र है। ये इसका क्या है, अणु अणुसूत्र। ये देखो, अब देखो, अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली चीज है आपके लिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूछा गया है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है कि दोबारा भी ये पूछ ले, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो चुकी है बात। तो आपको एल्किन श्रेणी भी मैंने आराम से आपको समझा दी है। बाकी आप एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन आप बना सकते हो, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा देना और कार्बन की संयोजकता पूरी करके वहां पर हाइड्रोजन जोड़ देना, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट अब देखते हैं। लास्ट जो श्रेणी है उसका नाम है एल्काइन श्रेणी, एल्काइन। अब मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा आपको, इस वीडियो में पूरा करवाना है ये श्रेणी, एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एल्काइन श्रेणी के अंदर क्या याद रखोगे, एल्काइन श्रेणी में याद रखें कि इस श्रेणी के अंदर जो सबसे पहले बात करें, हमने क्या देखा पहले, उस वाले में क्या देखा, हाँ ठीक है, उस वाले में हमने देखा कि कैसे यौगिक है ये एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये द्विबंध ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके अंदर, तो असंतृप्त हाइड्रोक्साइड लिखा गया, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये बात आ गई मेन। तो दूसरी बात हम यहां देखें, इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है। ठीक है, तो याद रखें इस श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, त्रिबंध, त्रिबंध। कार्बन के बीच में कौन सा बंध लगेगा, त्रिबंध लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें यहां से, तो त्रिबंध लगने के बाद में यहां पर अगर आप देखना चाहो तो इसका सूत्र भी देख सकते हो। इस श्रेणी का सूत्र है एल्केन के जैसा ही है, एल्केन श्रेणी के जैसा, CnH2n। यहां +2 लग रहा था एल्केन में, यहां लगेगा -2। दो कार्बन, दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, कार्बन की संख्या दुगने में से दो कम हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं, अब आप समझ जाओगे ना आराम से। अब आप देखो यहां से कि सर इसका अनुलग्न क्या लगता है, अनुलग्न पीछे क्या जुड़ता है, कार्बन की संख्या के पीछे क्या जुड़ता है, तो याद रखिए इसका अनुलग्न जुड़ता है आइन, आइन। ठीक है, अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ही क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब इसका जो प्रथम सदस्य है, मैथ तो नहीं हो सकता, मैथाइन नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि मैथ में एक कार्बन है, हमें तो दो कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। इसका मतलब ये मैथ नहीं होगा, इसका प्रथम सदस्य होगा एथ वाला, यानी कि एथ प्लस आइन, यानी कि एथाइन, एथाइन ये होगा, एथाइन। ठीक है, समझ आ गई बात, ऐसे याद रखना है, ये एथाइन इसका पहला सदस्य होगा। अब बाकी आप जान सकते हो, वो मैं लिखूंगा नहीं अब। ठीक है, जैसे एथ के आगे जोड़ा तो एथाइन हो गया, प्रोप के आगे जोड़ा तो प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, पेंटाइन हो गया, हेक्साइन हो गया, हेप्टाइन हो गया, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, ये वाले सारे सीधे इस श्रेणी के सदस्य हैं, आइन लगेगा पीछे। ठीक है, संरचना की बात कर ले कुछ। ठीक है, अब आप देखिए यहां से एक संरचना में लिख देता हूं, जैसे एक संरचना हमने लिखी, कोई भी लिख देता हूं ना, ब्यूटाइन बना के दिखाओ, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। इसका सूत्र भी बनाओ, इसकी संरचना भी बनाओ। कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए ब्यूटेन में, ब्यूट में कितने कार्बन है, ये दो शब्दों से बना हुआ है। पहले तो ये ध्यान रखना कौन सी श्रेणी है, ब्यूट। अब तो मैं ये करवा रहा हूं, एल्काइन श्रेणी करवा रहा हूं, तो आपको पता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाली श्रेणी है, पर आपको पता होना चाहिए सीधा दे दे। ठीक है, तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए, इनका पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई इसके साथ, तब जाकर के आपको श्रेणी पता चलेगी। ब्यूट प्लस आइन, आइन दिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड वाली श्रेणी है। अब दूसरी बात, आपको संरचना बनाने के लिए आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि कार्बन पता होना चाहिए, कितने कार्बन है ब्यूट में, 4 कार्बन है। तो आप लगा दो 1 2 3 4। ठीक है, ब्यूटाइन है, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, त्रिबंध लगेगा, इसका मतलब कहीं भी त्रिबंध लगा दो, जैसे मैंने यहां पर त्रिबंध लगा दिया, लगा दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करोगे, कार्बन की संयोजकता को पूरा करेंगे, तो कर दो पूरा, 1 2 3 4। इसमें देखो 1 2 3 और पीछे 4, इसके साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरे हो गए। 1 2 3 4, इसके भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े में देखो 1 2 3 4, इसके साथ जोड़ने की जरूरत है। ठीक है, ये लो, ये हो गया ऐसे। अब जो फरी संयुक्त है उस पर क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। तो यहां हाइड्रोजन जोड़ा, यहां जोड़ा, यहां, यहां, यहां और यहां, ये हो गया ब्यूटाइन। ये क्या हो गया, ब्यूटाइन हो गया। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इसका लिखो CH3। आगे सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे कुछ नहीं है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, 3 बंध है। इस कार्बन पे कुछ नहीं है, आगे सिंगल बॉन्ड है, और इस कार्बन पे क्या है, 3 है, तो ये आ गया ऐसे, ये संक्षिप्त रूप। अब बोलोगे सर अणुसूत्र लिख के दिखाइए, तो अणुसूत्र भी आप लिख सकते हो अब तो इजीली, अणुसूत्र। तो अणुसूत्र कैसे लिखोगे, तो आपको मैंने बताया अभी, कार्बन की संख्या को दुगुना करो, 2 घटा दो। ठीक है, या फिर सूत्र से करना है तो सूत्र से कर लो, पर मैं सीधा करवा के दे देता हूं, सूत्र से आप मान रख लेना, 4 लिख लेना सी में। ठीक है, एन की जगह 4 लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन कितना है, अणुसूत्र सीधा लिखता हूं, कार्बन ब्यूट में कितना होता है, 4, तो मैंने लिखा 4, और इसका दुगुना क्या होगा, 4 दुआ 8, और दुगुने में से 2 घटाना है, तो 4 दुआ 8, 8 में से 2 घटाया तो 6।
तो आपका अणु सूत्र हो गया C4H6। C4H6। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो एल्काइन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। सूत्र CnH2n माइनस का 2 होता है। अणु सूत्र इसका सॉरी अनुलग्न इसका आई होता है, आइन होता है। और प्रथम सदस्य एथाइन से शुरू होता है, एथाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, प्रोपाइन, जो भी जितने भी है वो सारे के सारे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इसमें मैंने बताया आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाई, इसका अणु सूत्र बना के दिखाया, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप आराम से इनको कर लोगे। अब जो मेन जो है वो है अपना एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथाइन की, किसकी? एथाइन की। एथाइन, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर एथाइन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एथ है। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या है? एथ। एथाइन लिख देते हो, कैसे ऐसे भी लिख दो, वैसे भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। एथ और आइन। आइन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आइन के अंदर सर आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब सीधा सा है कि एथ लिखो, पहले तो 2 कार्बन लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब 3 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये चीज पता है ना? त्रिबंध में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? 3 3। द्विबंध में 2 2। इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, कितने भाग लेंगे? अब बताओगे कि सर 3 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए 1 2 3, और इधर भी ये देगा 3 इलेक्ट्रॉन। ये प्रत्येक कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4 होती है। तो अब क्या होगा, संयोजकता पूरी कीजिए। यहां पर 3 आ गए तो ये एक 4 इधर बच गई, 3 आ गए, यहां एक 4 इधर बच गई। फ्री वाले पर मैंने आपको बताया हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। देखिए यहां पर ये हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन, और अब हाइड्रोजन लगा देंगे अलग से, या आपको दिखे लगाया हुआ है तो यहां लिख देंगे हाइड्रोजन, और इधर भी क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन। अब वही बात, इनकी बाउंड्री डिसाइड कर दो। ये दोनों, रुको, हाँ ये दोनों इस वाले के भी है, और ये दोनों इस वाले के भी है, ठीक है। और उसके बाद में ये कार्बन क्या कहेगा? ये कार्बन कहेगा कि ये 2 और ये 6 ये मेरे भी हैं। इसका मतलब इसको ऐसे हो गया, इसके 8 पूरे हो गए। अब ये इधर वाला बोलेगा कि ये इधर वाले जो बचे खुचे हैं वो मेरे भी हैं। इसका मतलब ये लो 8, ये 8 इसके भी हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। 8 हो गए पूरे, देख सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए इसका अगर लिखना चाहे तो कैसे बनेगा? सी, इनके बीच में 3 3 इलेक्ट्रॉन की सीरीज से ट्रिपल बॉन्ड बना, यहां भी सी आएगा, और एक एक हाइड्रोजन के कंट्रीब्यूशन से सिंगल बॉन्ड बन गया। तो यहां से ऐसे करके इनके ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दो। ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। ये वाला रूप ऐसे बन जाएगा फिर, इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके। फिर अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो कि सर इस वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। और इस वाले के साथ भी एक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म, ये इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। क्लियर है? अब इसका आप अणु सूत्र लिखना चाहो, अणु सूत्र वही बताया मैंने। आप तो शॉर्ट कर सकते हो, सीधा कर सकते हो। कार्बन कितना है? एथ में कितना आता है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को C2 लिख दो। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? कार्बन की संख्या को दुगना करो, 2 घटा दो। तो कार्बन की संख्या दुगना 2 दुआ 4, 4 में से 2 घटाए 2, तो इसमें 2 ही कार्बन है और 2 ही क्या है? हाइड्रोजन। देख सकते हो संरचना में, ये देखो एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ठीक है। अब बताओ बच्चों, कहां समस्या है कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है। तो इस प्रकार से हम साइंस को पढ़ सकते हैं। आपको लगता है यार ये बिंदु कैसे लग रहे हैं, कैसा किसके साथ बाउंड्री शो कर रहा है, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है।
थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप अपने आप को माइंडली कंसंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास करो, समझ आएगा। ठीक है, बात समझ आ चुकी है सभी को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन भी बहुत शानदार लगा होगा, और अगर लगा है तो अपने प्रिय बच्चों के साथ, अपने साथी सहपाठियों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको अपने परिवार के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे हम एक बहुत बड़ा फैमिली, बहुत बड़ा परिवार बना सकें और हर एक बच्चे तक एजुकेशन को पहुंचा सके। ये हमारा जो मेन मुहिम जो है, हर घर शिक्षा, उसको हम सफल बना सकें। हर एक छोटे से छोटे बच्चे के पास एजुकेशन जा सके, जिसके पास इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मतलब स्ट्रांग नहीं हो, उस बच्चे के पास भी एजुकेशन पहुंच सके। तो उस चीज के लिए आपको एफर्ट करना होगा। मैं भी एफर्ट कर रहा हूं, आप भी एफर्ट कीजिए, सभी बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी मोटिवेट कीजिए, उनको भी दिखाइए, जिससे वो भी बच्चे सीख पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।